Welcome to DSEJ Home Classes, an attempt to connect learner with instructor, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. Dear students, I am Sabar Hussain, working as teacher in the Department of School Education, Jammu. Today, I am going to share a story with you from your JK Boss prescribed textbook for class 10. This is your lesson number 3. The name of the story is From the Diary of a Young Girl, written by Annie Frank. Dear students, From the Diary of a Young Girl एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसका जन्म जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में 12 जून 1929 को हुआ और उसकी मौत की तारीख अभी तक मालूम नहीं की जा सकी। ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि उसकी मौत फरवरी या मार्च के दिनों में 1945 में हुई। मतलब वो सिर्फ 15 साल की थी जब उसने ये डायरी लिखी और वो हॉलोकॉस्ट में मारे गए वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान 60 लाख जूस में से एक थी। और वर्ल्ड वार सेकंड कब शुरू हुई? 1 सितंबर 1939 टू सितंबर 2 1945। एनी फ्रैंक एक यहूदी लड़की थी। उसने एक डायरी लिखी जो उस सदी की महान किताबों में से आज भी एक मानी जाती है, क्योंकि उसकी ये डायरी नाजीज की तरफ से ज्यूज पर किए गए जुल्म व इस्तबदाद का एक जीता जागता सबूत है। अब कहानी इस तरह से है कि नाजीज से बचने के लिए फ्रैंक फैमिली मीन्स एनी फ्रैंक, उसकी बहन मार्गोट फ्रैंक, उसके फादर ऑटो फ्रैंक और उसकी मदर जर्मनी छोड़कर नेदरलैंड के शहर एम्स्टरडम चले गए। लेकिन उसके बाद नाजियों ने नेदरलैंड पर हमला करके वहां भी अपना कब्जा कर लिया। उस दौरान फ्रैंक फैमिली ने एम्स्टरडम में ही छुपने का फैसला कर लिया और वो एक बिल्डिंग के अंदर एक सीक्रेट अपार्टमेंट में छुप गए। उसी अपार्टमेंट को सीक्रेट एनेक्स कहा जाता है। ये बात है 6 जुलाई 1942 की। सीक्रेट एनेक्स में फ्रैंक फैमिली के अलावा 4 और यहूदी भी छुपे हुए थे। सीक्रेट एनेक्स में जाने से तकरीबन 24 दिन पहले एनी ने अपनी 13वीं सालगिरह मनाई और उस 13वीं सालगिरह के मौके पर एनी के फादर ऑटो फ्रैंक ने अपनी बेटी एनी को एक डायरी एज ए बर्थडे प्रेजेंट दी। सीक्रेट एनेक्स में उन्होंने तकरीबन 2 साल 35 दिन गुजारे। इन्हीं 2 सालों में एनी ने उस डायरी को लिखा। 4 अगस्त 1944 को सीक्रेट एनेक्स में छुपी फ्रैंक फैमिली को ढूंढ लिया गया। नाजीज ने उनको एम्स्टरडम के ऑश्विट्ज कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया। उस कैंप में औरतों को आदमियों से अलग रखा जाता था। एनी के फादर ऑटो फ्रैंक जल्द ही फैमिली से अलग हो गए और एनी और उसकी बड़ी बहन मार्गोट और उसकी मां काफी देर तक इस कंसंट्रेशन कैंप में इकट्ठे रहे। कुछ दिनों के बाद एनी और मार्गोट को भी उनकी मां से अलग कर दिया गया और दोनों बहनों को बर्जिन बेल्सन कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया, जहां पर उन दोनों की मौत हो गई। वो सभी लोग जो सीक्रेट एनेक्स में छिपे थे, उनमें से ऑटो फ्रैंक ऐसे शख्स थे जो कंसंट्रेशन कैंप से जिंदा वापस लौटे थे। वापस लौटने पर उन्हें पता चला कि उनकी बेटी ने एक डायरी लिखी है
डायरी पढ़ने के बाद ऑटो फ्रैंक दर्द और तकलीफ में डूब गए और उन्होंने कहा कि ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को कम ही जानते हैं। ये माना जाता है कि बाइबल के बाद एनी की ये डायरी सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। एनी फ्रैंक एक जर्नलिस्ट और फेमस राइटर बनना चाहती थी। उसने लिखा, आई कैनॉट इमेजिन having to live like mother and all the women who go about their work and are then forgotten. I need to have something besides a husband and children to devote myself to. I don't want to have lived in vain like most people. I want to be useful or bring enjoyment to all people, even those I have never met. I want to go on living even after my death. Annie Frank, April 5, 1944. Brief introduction about the writer. Annie Frank was a young German born Jewish girl. She was born in June 12, 1929. Later, Frank family moved to Netherlands. She kept a diary that she had received on her 13th birthday by her father, Otto Frank. In her diary, she documents her life from 1942 to 1944. The Diary of a Young Girl is one of the most important books in history and translated into 70 languages. Annie was just 15 years old when she died on March 1945. Theme of the story: Annie talks to her friends about ordinary everyday things. Perhaps she is in search of a real friend to whom she can open her heart. She finds a friend and calls it Kitty. It is her diary in which she does not jot down the facts but also pens down her most intimate feelings. In this lesson, she also provides a brief sketch of her life and her emotional association with her grandmother. She also presents a picture of a classroom situation in which Mr. Keesing, maths teacher, is annoyed with her and assigns her to write an essay on a chatterbox. She, however, justifies being a chatterbox in her essay that makes Mr. Keesing allow Annie to talk in the class. From the Diary of a Young Girl, story with explanation. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me, not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on, neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl. अब एनी फ्रैंक लिखती है कि लिखना जो है मेरे लिए या मेरे जैसी किसी लड़की के लिए वाकई में एक अजीब किस्म का तजुर्बा होगा, क्योंकि ना ही तो इससे पहले मैंने कभी लिखा और ना ही मुझे लगता है कि बाद में ना मैं ना ही कोई और इस चीज़ में इंटरेस्टेड होगा कि वो ये जानने की कोशिश करे मेरी डायरी पढ़ के कि एक 13 साल की स्कूल गोइंग लड़की की फीलिंग्स क्या है। ओह वेल, इट डजंट मैटर। फिर वो कहती है, इस थॉट को वो दूर फेंक के कहती है, कोई बात नहीं, आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लगता है लिखना, एंड आई हैव एन एवर ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, क्योंकि मेरे अंदर जो फीलिंग्स है, मेरे अंदर जो गुबार है, उसे मैं हल्का करने के लिए, कम करने के लिए मैं चाहती हूँ कि मैं
लिखूं, ये मेरी एक ज़रूरत भी है, डायरी लिखना। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. अब एनी लिखती है क्योंकि पेपर के अंदर जो है वो बहुत सहन शक्ति होती है, क्योंकि कागज़ पर जो आप चाहो वो लिख सकते हो कंपैरेटिवली इंसानों के, क्योंकि इंसानों में शायद सुनने की इतनी ताकत नहीं होती कि वो किसी की फीलिंग समझ सके। आई थॉट, अब ये एनी लिखती है कि ये थाट मुझे उस दिन आई जब मैं एक दिन घर पे बैठी हुई थी, बोर्ड एंड लिस्टलेस। लिस्टलेस होता है कि जब नो एनर्जी एंड नो इंटरेस्ट, और मेरी जो चिन थी वो मेरे हाथों में थी। मैं सोच रही थी कि मैं घर पे बैठूं या कहीं बाहर जाऊं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज। खैर मैं अपने घर पे ही रुकी। ब्रूडिंग, ब्रूडिंग का मतलब होता है कि शोइंग डीप थॉट्स अबाउट समथिंग दैट मेक्स यू sad, angry or worried. Yes, paper does have more patience. फिर वो कहती है हाँ, पेपर में जो है वो पेशेंस होता है ज़्यादा। And since I am not planning to let anyone else read this stiff packed notebook grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend. वो कहती है कि बाकी पेपर में बहुत ज़्यादा ताकत होती है और मैं किसी को अलो नहीं करूँगी कि ये जो मेरी लिखी हुई डायरी है, स्टिफ बैक नोटबुक होता है, स्पेशल किस्म की डायरी, क्योंकि जैसे आप जानते हो कि ये डायरी इसको इसके फादर ने 13th बर्थडे पे दी थी। रेफर टू एज डायरी अनलेस आई शुड एवर, जब तक कि मुझे कोई दूसरा कोई ऐसा सच्चा दोस्त ना मिले जिससे मैं अपनी फीलिंग शेयर करूँ। इट probably won't make a bit of difference. Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. अब एनी लिखती है कि एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि कोई ये ना समझे कि एक 13 साल की लड़की जो है वो इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा है, अकेली है। शायद ये एक रीज़न है कि जिसकी वजह से वो ये डायरी जो है वो लिख रही है। एंड आई एम नॉट, और मैं बिल्कुल अकेली नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड ए 16-year-old सिस्टर। मेरे लविंग पेरेंट्स हैं और एक 16 साल की मेरी बड़ी बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड, और 30 ऐसे लोग हैं जिनको मैं अपना दोस्त कह सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली, मेरी एक फैमिली है। लविंग ऑन्ट्स है एंड ए गुड होम, और एक अच्छा घर भी। नो, on the surface I seem to have everything except my one true friend. बज़ाहिर तो मेरे पास दुनिया की हर एक चीज़ है, लेकिन सिवाय एक सच्चे और अच्छे दोस्त की। To enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do. But I want the diary to be my friend, and I am going to call this friend Kitty. आमतौर पर जब लोग डायरी लिखते हैं वो अपनी इंट्रोडक्शन देते हैं, अपने पास्ट के बारे में लिखते हैं, लेकिन एनी के लिए उनकी ये डायरी महज एक डायरी नहीं बल्कि एक फ्रेंड है। ए लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, ए ट्रू फ्रेंड, जिसकी उन्हें मुद्दत से तलाश थी। इसलिए वो कहती है कि मैंने इस फ्रेंड का नाम किटी रखा है, और वो बिल्कुल इस किटी से ऐसे बातें करती है जैसे कोई अपने दोस्त से। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. इसलिए उन्होंने अपनी कोई पास्ट की बात इसमें नहीं लिखी जैसे बाकी लोग करते हैं। टू प्लंज राइटिंग का मतलब होता है टू स्टार्ट राइटिंग एट दैट मोमेंट। अब एनी कहती है कि अगर मैं
आज से ही डायरी में अपने ज़िंदगी के बारे में लिखना शुरू करूं। ब्रीफ स्केच का मीन होता है इंट्रोडक्शन। तो अगर कोई भी मेरी डायरी पढ़ेगा तो उसे बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि मैं क्या लिख रही हूँ, इसलिए ना चाहते हुए भी मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. अब एनी लिखती है कि एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि कोई ये ना समझे कि एक 13 साल की लड़की जो है वो इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा है, अकेली है। शायद ये एक रीज़न है कि जिसकी वजह से वो ये डायरी जो है वो लिख रही है। एंड आई एम नॉट, और मैं बिल्कुल अकेली नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड ए 16-year-old सिस्टर। मेरे लविंग पेरेंट्स हैं और एक 16 साल की मेरी बड़ी बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड, और 30 ऐसे लोग हैं जिनको मैं अपना दोस्त कह सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली, मेरी एक फैमिली है। लविंग ऑन्ट्स है एंड ए गुड होम, और एक अच्छा घर भी। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। बज़ाहिर तो मेरे पास दुनिया की हर एक चीज़ है, लेकिन सिवाय एक सच्चे और अच्छे दोस्त के। To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I am going to call this friend Kitty. आमतौर पर जब लोग डायरी लिखते हैं वो अपनी इंट्रोडक्शन देते हैं, अपने पास्ट के बारे में लिखते हैं, लेकिन एनी के लिए उनकी ये डायरी महज एक डायरी नहीं बल्कि एक फ्रेंड है। ए लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, ए ट्रू फ्रेंड, जिसकी उन्हें मुद्दत से तलाश थी। इसलिए वो कहती है कि मैंने इस फ्रेंड का नाम किटी रखा है, और वो बिल्कुल इस किटी से ऐसे बातें करती है जैसे कोई अपने दोस्त से। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. इसलिए उन्होंने अपनी कोई पास्ट की बात इसमें नहीं लिखी जैसे बाकी लोग करते हैं। टू प्लंज राइटिंग का मतलब होता है टू स्टार्ट राइटिंग एट दैट मोमेंट। अब एनी कहती है कि अगर मैं आज से ही डायरी में अपने ज़िंदगी के बारे में लिखना शुरू करूं। ब्रीफ स्केच का मीन होता है इंट्रोडक्शन। तो अगर कोई भी मेरी डायरी पढ़ेगा तो उसे बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि मैं क्या लिख रही हूँ, इसलिए ना चाहते हुए भी मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। माई फादर, द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, डिडंट मैरी माई मदर until he was 36 and she was 25। अब एनी जो है अपने पेरेंट्स के बारे में और अपनी बहन के बारे में लिखती है कि मेरे अपने फादर को वो मोस्ट एडोरेबल फादर कहती है। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये डायरी, कंप्लीट डायरी जो है जो एनी फ्रैंक ने लिखी है वो पढ़ोगे तो आप देखोगे कि एनी फ्रैंक की अपनी माँ से ज़्यादा जो है वो अपने फादर के साथ ज़्यादा अच्छी ट्यूनिंग थी उनके साथ। तो वो कहती है कि मैंने इस तरह का फादर ज़िंदगी में नहीं देखा। और वो साथ में लिखती है कि उन्होंने 36 साल की उम्र में मेरी माँ के साथ शादी की, जबकि मेरी माँ की उम्र उस वक्त 25 थी। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी 1926, और मेरी बहन जो है उसका जन्म 1926 में हुआ। आई वॉज बॉर्न इन 1929, और मैं 12 जून को 1929 को मैं पैदा हुई। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, जब तक मैं 4 साल की थी मैं वहाँ पे रही। माई फादर migrated to Holland in 1933. My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September. और वो कहती है कि मेरे फादर 1933 में क्या हुआ, हॉलैंड चले गए, और मेरी माँ भी जो है सितंबर में
उनके साथ गई। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू ऑचिन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर, जबकि मुझे और मेरी बड़ी बहन मार्गोट को हमारी दादी के पास रहने के लिए ऑचिन भेज दिया गया। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. Margot was also sent to Holland in December, followed by Annie in February, who was brought as a birthday present for Margot. Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. अब एनी लिखती है कि एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि कोई ये ना समझे कि एक 13 साल की लड़की जो है वो इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा है, अकेली है। शायद ये एक रीज़न है कि जिसकी वजह से वो ये डायरी जो है वो लिख रही है। एंड आई एम नॉट, और मैं बिल्कुल अकेली नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड ए 16-year-old सिस्टर। मेरे लविंग पेरेंट्स हैं और एक 16 साल की मेरी बड़ी बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड, और 30 ऐसे लोग हैं जिनको मैं अपना दोस्त कह सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली, मेरी एक फैमिली है। लविंग ऑन्ट्स है एंड ए गुड होम, और एक अच्छा घर भी। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। बज़ाहिर तो मेरे पास दुनिया की हर एक चीज़ है, लेकिन सिवाय एक सच्चे और अच्छे दोस्त के। I started right away at the Montessori nursery school. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. In the sixth form, my teacher was Mrs. Cupiras, the headmistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. अब क्या हुआ कि एनी लिखती है कि हॉलैंड में मुझे भेज दिया गया मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में। ये मेरा पहला स्कूल था जहाँ मैंने फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट किया। शी हैड मिसेस क्यूपरस, उसकी एक बहुत अच्छी जो टीचर थी, जो हेड मिस्ट्रेस थी वहाँ की, सिक्स्थ फॉर्म में, इन द सिक्स्थ फॉर्म, हु इवन क्राइड एट द टाइम ऑफ फेयरवेल। In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation. So my birthday passed with little celebration. अब आने लिखती है कि in 1941, her birthday could not be celebrated well because her grandmother fell ill and underwent an operation. Grandma died in January 1942. No one knows how often I think of her and still love her. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and Grandma's candle was lit along with the rest. अब एनी लिखती है कि ग्रैंडमा जो है वो जनवरी 1942 में उनकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली, और कोई नहीं जानता कि कैसे अक्सर मैं उसके बारे में सोचती हूँ और उससे कितनी मोहब्बत करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942, अब जो 1942 वाला सेलिब्रेशन था वाज इंटेंडेड मीन प्लान्ड टू मेक अप फॉर द अदर, एंड ग्रैंडमास कैंडल वाज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। और उसका जो बर्थडे सेलिब्रेशन था उसमें एक कैंडल जो है श्रद्धांजलि के तौर पर उसकी दादी के लिए भी लगाई गई थी। The four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. फिर वो आगे क्या करती है कि इस साल का 1942 का जो बर्थडे था उसको बड़े जोश के साथ इसलिए मनाया गया, इसकी पेरेंट्स ने मनाया ताकि लास्ट ईयर का जो बर्थडे जिसमें लिटिल सेलिब्रेशन हुआ था उसको कंपनसेट किया जा सके। शी देन मेंशंस दैट हर फैमिली, वो लोग कहती है कि उसकी फैमिली जो है वो अच्छा कारी है, वो विच सम्स अप हर बैकग्राउंड एंड ब्रिंग्स हर टू द प्रेजेंट डेट ऑफ जून
1942 when she is writing a diary, जबकि वो एक अपनी डायरी लिख रही है. From morning to night, it's you are going to pass. No, I am not. Yes, you are. No, I am not. Even G's pleading glances and my angry outburst cannot calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. But teachers are the most unpredictable creatures on earth. अब एनी लिखती है कि सुबह से रात तक बस यही तुम पास हो जाओगे, नहीं तुम पास हो जाओगे. उसके बाद एनी कहती है कि मेरे हिसाब से 1/4 क्लास जो है उसको फेल कर देना चाहिए, उन्हें अगली क्लास में नहीं भेजना चाहिए. और वो फिर सोचती है कि पता नहीं कि टीचर्स क्या करें, क्योंकि वो मानती है कि टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ, कि टीचर्स के बारे में कुछ नहीं कहा जाता कि किसको पास करना है और किसको पास नहीं करना है. आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ. वी विल मेक इट. द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स. एनीवे, all we can do is wait. Until then we keep telling each other not to lose heart. अब एनी लिखती है कि मैं और मेरी गर्लफ्रेंड, यहाँ गर्लफ्रेंड से मुराद है कि उसकी जो फीमेल फ्रेंड्स थी, और वो सोच रही थी कि हम मैनेज कर लेंगे. लेकिन एक सब्जेक्ट ऐसा था मैथमेटिक्स जिसको लेकर एनी जो है वो थोड़ी बहुत परेशान थी. एनी में फिर वो कहती है खैर हम क्या कर सकते थे, हम तो सिर्फ इंतज़ार ही कर सकते थे जब तक इसका रिज़ल्ट जो है वो सामने आता. और हम वी कीप टेलिंग ईच अदर, हम एक दूसरे को बोलते थे कि नॉट टू लूज़ हर्ट, मतलब अपने दिल को कमज़ोर ना करो, अलबत्ता हौसला रखो. आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स. देयर आर 9 of them, 7 men and 2 women. Mr. Keesing, the old Fauji who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. After several warnings, he assigned me extra homework. अब एनी लिखती है कि मेरी तो स्कूल में सभी टीचर्स के साथ अच्छी बनती थी, और हमारे स्कूल में जो है वो टोटल 9 टीचर्स थे, जिनमें से 7 मेल थे और 2 फीमेल. मिस्टर कीसिंग, जिनके बारे में वो लिखती है कि ही वॉज एन ओल्ड फैशन पर्सन हु टीचेस मैथ्स, वो मेरे साथ हमेशा सालों से वो मेरे साथ गुस्से में था बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बातें जो है वो क्लास में करती थी. और उसकी बहुत सी वार्निंग्स के बाद ही असाइन में एक्स्ट्रा होमवर्क, उसने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया. एन essay on the subject a chatterbox. A chatterbox? What can you write about that? I would worry about that later, I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. अब जो मिस्टर केसिंग ने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया था वो ये था कि एक चैटर बॉक्स पे मुझे एक एस्से लिखना था. चैटर बॉक्स मीन्स होता है टॉकेटिव पर्सन. व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? मैं सोचने लगी कि इसके ऊपर मैं क्या लिख सकती हूँ. खैर मैंने फिर क्या किया, मैंने सोचा कि चलो इसके बारे में मैं बाद में सोचती हूँ. फिर डायरी को मैंने इसको नोट किया इस टॉपिक को और लिखकर बैग में फेंका, और फिर मैंने कोशिश की कि मैं क्लास में खामोश रहूँ. That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. अब एनी लिखती है कि शाम के वक्त जब मैंने अपना सारा होमवर्क ख़त्म किया तो मुझे याद आया कि मैंने तो चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखना है. आई बिगैन थिंकिंग, मैं सोचता शुरू हो गई. जब ये सोच रही थी तो इसका जो फाउंटेन पेन है उसकी टिप इसके मुंह में थी. तो फिर वो कहती है कि वैसे तो वो बहुत कुछ लिख सकती थी और लिखावट में जगह छोड़ छोड़ के कागज़ जो है उसको भर सकती थी, लेकिन उसके दिमाग में एक ट्रिक आया, एक ख्याल ऐसा आया कि वो अपनी इस टॉकेटिव नेचर को, अपनी बातें करने को कैसे लॉजिकल रीज़न के साथ लिखे जिससे
जिससे बातें करने की नेसेसिटी जो है उसको वो उजागर कर सके और मिस्टर कीसिंग को ये बता सके कि वो बातें करना जो है वो कितना ज़रूरी है। आई थॉट एंड थॉट, उसने सोचा और बहुत सोचा। एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया। I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. मैंने 3 पेजेस लिखे जो मिस्टर कीसिंग ने मुझे असाइन किया था होमवर्क, तो मैं मुतमईन थी। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेट, ट्रेट होता है क्वालिटी, एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस पर काबू पा सकूँ, बट that I would never be able to cure myself of the habit, since my mother talked as much as I did, if not more, and that there's not much you can do about inherited traits. Inherited traits होते हैं that qualities, physical or mental, that one gets from one's parents. एनी ने ऐसे में लिखा कि एक स्टूडेंट की ये क्वालिटी है कि वो बहुत बातें करे, और मैं चाहूँगी कि मैं इस पर काबू पाऊँ। वो इस आदत को ख़त्म नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके अंदर ये क्वालिटी उसकी माँ की वजह से है, जो बहुत ज़्यादा बातें करती है। बहुत ज़्यादा अगर नहीं भी करती है, लेकिन जितनी एनी बातें करती है उतनी। और ये लिखती है कि अगर कोई इनहेरिटेड क्वालिटी इंसान के अंदर हो तो वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। Mr. Keesing had a good laugh at my arguments. But when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. अब मिस्टर केसिंग ने जब मेरे ये 3 पेजेस पढ़े तो वो मुस्कुराए मेरे आर्गूमेंट्स पढ़ के, बट लेकिन जब मैं दोबारा से क्लास में बातें करनी शुरू हो गई तो उसने मुझे क्या किया, एक दूसरा ऐसे जो है एज पनिशमेंट मुझे लिखने के लिए दिया। दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इस बार जो मुझे लिखना था वो इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स पे लिखना था। इनकॉरिजिबल मीन्स समथिंग दैट कैनॉट बी करेक्टेड, यूजुअली ए बैड क्वालिटी, मतलब जो जिसको मतलब ठीक नहीं किया जा सकता। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन, और मैंने वो भी लिख कर दे दिया, तो मिस्टर कीसिंग जो थे उसके बारे में कोई भी शिकायत जो है वो नहीं कर पाए। However, during the 3rd lesson, he had finally had enough. Annie Frank as punishment for talking in class. अब तीसरी बार क्या हुआ कि जब एनी ने बातें करना बंद नहीं किया क्लास में, तो उसने एक नया ऐसे जो था एज पनिशमेंट इसको लिखने के लिए दिया, जिसका टाइटल था क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। The class roared. I had to laugh too, though I would nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. It was time to come up with something else, something original. अब एनी लिखती है कि जब मिस्टर कीसिंग ने तीसरी बार मुझे यही लिखने के लिए कहा तो सारी क्लास जो है वो हंसने लगी और मुझे भी हंसी आ गई, क्योंकि मैं ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी थी इस चैटर बॉक्स के ऊपर लिख के, क्योंकि मैं बहुत कुछ इस पर लिख चुकी थी। और अब एनी ने सोचा कि अब कुछ नया लिखना पड़ेगा, कुछ ओरिजिनल, ताकि वो अपनी इस बात को, इस बातें करने की नेचर को जस्टिफाई कर सके। माई फ्रेंड सैनी हु वॉज गुड एट पोइट्री। अब इसकी जो फ्रेंड थी सैनी, वो पोइट्री में अच्छी थी। ऑफर्ड टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय। और उसने मुझे ये मशवरा दिया, सजेशन दिया कि तुम ये जो लिख रही हो इस पर, इसको पोएम की शक्ल में लिखो, वर्सेस में लिखो आप। तो ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी। मिस्टर कीसिंग जो है वो एक मेरा मजाक बनाना चाहता था विद दिस रेडिक्यूलस। रेडिक्यूलस का मतलब होता है फनी।
ridiculous uh, subject, but I would make sure the joke was on him. मिस्टर किसिंग बार बार ये कोशिश कर रहे थे कि वो मेरा मजाक बनाए, ताकि वो अपनी इस बातें करने की हरकत से बाज आए। और एनी मिस्टर किसिंग का मजाक बनाना चाहती थी अपनी इन बातों की आदत को जस्टिफाई करके, और वो ये मानना नहीं चाहती थी कि उसकी बातें करने की आदत जो है वो सही नहीं। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। मैंने पोएम ख़त्म की और ये बहुत खूबसूरत पोएम थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक। ये एक मदर डक के बारे में थी, एंड ए फादर स्वैन, और एक फादर स्वैन के बारे में, विद 3 बेबी डकलिंग्स दैट वर बीटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच। ये उन 3 बेबी डकलिंग्स के बारे में थी जिनके फादर ने उनको मार मार के, पीट पीट के मार दिया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातें करते थे। लकली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे। खुशकिस्मती से मिस्टर कीसिंग ने उस जोक को सही तरह समझा। ही रीड द पोएम टू द क्लास। उसने क्लास में पोएम को पढ़ा। एडिंग हिज ओन कमेंट्स। उसने अपने कमेंट्स भी इसमें लिखे। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल। और भी बहुत सी क्लासों में जाके ये मेरी लिखी हुई पोएम जो मैंने सैनी की मदद से लिखी थी वो जाके सारी क्लासों को सुनाई। Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. उसके बाद क्या हुआ कि मेरी ये पोएम पढ़ने के बाद मुझे अलाउ किया मिस्टर कीसिंग ने कि मैं क्लास में बातचीत करूं, और कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क जो है वो मुझे उसके बाद अलाउड नहीं हुआ। ऑन द कंट्रेरी मिस्टर कीसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। उल्टा मैंने मिस्टर कीसिंग की आदत को ही बदल डाला। अब मिस्टर कीसिंग जो है वो थोड़े फनी हो गए। ये किसकी वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ एनीज राइटिंग। योर्स एनी, extracted from the diary of a young girl with slight adaptation. Dear students, I hope कि आपको ये कहानी जो है वो पूरी समझ आ चुकी होगी। लेकिन one thing which is very important to notice, that is कि ये एक एक्सट्रैक्ट है, ये कंप्लीट डायरी जो एनी फ्रैंक ने लिखी है 2 साल में, वो कंप्लीट नहीं है। ये उसका एक हिस्सा है जो आप लोगों के सिलेबस में है। Hope you have understood. Thank you. Thinking about the text. Question number 1. Was Annie right when she said that the world would not be interested in the musings of a 13-year-old girl? Answer. Yes. Annie was right in thinking that the world would not be interested in the musings of a 13-year-old girl. As she was a common girl, no one would want to know her feelings, and so no one would read her diary. Question number 2. In which language was the diary of Annie Frank originally written? Answer. The diary of Annie Frank was originally written in Dutch language. Question number 3. Why does Annie need to give a brief sketch about her family? Does she treat Kitty as an insider or an outsider? Answer. Annie feels it would be weird to just simply jot down facts without giving her background. In case someone might read it in future, he or she won't be able to understand vaguely stated facts. Thus, she decided to provide a brief sketch of her life. She treated Kitty as an insider, as it was her only true friend with whom she could share each and everything. Question number 4. How does Annie feel about her father, her grandmother, Mrs. Cupiros, and Mr. Keesing? Answer. She referred to her father as the most lovable father one could get. Annie was also attached to her grandmother. She loves Annie much.
Unfortunately, when she died in January 1942, Annie missed her grandmother more than anyone knows. She had very good relation with Mrs. Cooper's, the headmistress, as her teacher in sixth form. At the end of year, both were in tears as they said a heart-breaking farewell. Her maths teacher, Mr. Keesing, was always annoyed because of her talkative nature. Question number 5. What does Annie write in her first essay? Answer. Annie wrote her first essay on Chatterbox. She stated that talking is a trait with students. She tried to control, but she had developed inherited traits from her mother, who is more talkative than Annie. Question number 6. Annie says teachers are most unpredictable. Is Mr. Keesing unpredictable? How? Answer. Annie was right in saying that teachers are most unpredictable. Mr. Keesing quite like that. None could predict about him. It was who assigned different topics to Annie, which none could even think of. About the results, they have their own whims. Summary. The writer of the story, From the Diary of a Young Girl, feels that it is strange and unusual for her to write a diary because it is the first time she is doing it. She feels that in the future no one will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. But then she puts these thoughts away and decides to write. The writer is feeling very lonely as she has no friends to talk to. She wants to give her need of friend a shape, hence decides to name the diary as Kitty. The writer feels that the paper has more capacity to absorb thoughts rather than people who have low patience level. She has a good time with friends but cannot share everything with them as they are not true friends. She referred to her father as the most lovable who presents her the diary on her 13th birthday. In 1941, her grandmother fell ill and died in January 1942 after she was operated upon. She was attached to her grandmother. On June 20, 1942, she mentions how her class is nervous about their results. The writer says that the only subject she is unsure about is mathematics. She and her friend G are trying to stop the students from making noise, but to no avail. According to the writer, about the quarter of the class should not pass as they do not participate in any activities. Annie, the writer of the story, recalls how the maths teacher, Mr. Keesing, is constantly irritated by her talkativeness. While talking in his classes, he gives her extra homework as punishment. The first punishment is to write an essay on Chatterbox, which the writer thinks as weird. She imagines about the topic and decides to present concrete arguments in support of talking. She writes that she will try to better herself but cannot eliminate talking completely. The teacher finds it amusing but allots another topic after she did not change her nature. The topic is an incorrigible chatterbox, which refers to a habit that is difficult to change. After keeping an eye on her,
The teacher gives her another topic. Quack, 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 said Mistress Chatterbox. As a punishment, she runs out of thought after writing 2 times on a similar topic. She decides to write her third topic in the form of a poem on the suggestion of Sani, who was good at poetry, and writes a satire, and luckily the teacher takes it right way. The teacher recites the entire poem in front of the class, and the writer talked uninterruptedly after this. Dear students, this was all about From the Diary of a Young Girl by Annie Frank. Hope you have understood and enjoyed the story. And at the end of the lesson, the same message: stay home, stay safe.